इलेक्शंस को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। साल 2024 फेस्टिविटीज का ईयर है, जहां पे इंडिया, यूएस, साउथ अफ्रीका और बाकी मेजर डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस होने वाले हैं। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट हमारे को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पे मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल करा, एक डेमोक्रेसी और एक नेशनलिज्म। फर्क क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा सेटअप जहां पे जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब की आवाज ऊपर लॉ मेकर्स तक पहुंचती है और हर एक व्यक्ति की एस्पिरेशंस को हम कंसिडर करते हैं। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति आजाद है अपनी बात आगे रखने के लिए, और जो सरकार होती है वो हर सोशल ग्रुप पे ध्यान देती है, भले ही वो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कलर के बेसिस पे कोई सा भी ग्रुप हो, उन सबके ऊपर सरकार ध्यान देती है। वहीं दूसरी तरफ जो शब्द मैंने इस्तेमाल करा, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यहां पर कुछ लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू से आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है, उस रिलीजन के लोग अगर साथ में आ रहे हैं तो ये उनका नेशनलिज्म है। सिमिलरली, अगर एक स्पेसिफिक कलर के लोग साथ में आके अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, उनकी शेयर्ड वैल्यू हो गई उनका कलर, या फिर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपना एक कॉमन ग्रुप बनाते हैं, उनकी शेयर्ड वैल्यू हो गई लैंग्वेज, ये उनका लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म में एक कॉमन अंडरलाइंग वैल्यू होती है जिसको सभी ग्रुप मेंबर्स फॉलो करते हैं। 2024 में दुनिया में, इंडिया और यूएस में स्पेसिफिकली जो इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पे हमारे को कई सारे नेशनलिस्ट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, और ये बात हम 3 फैक्टर्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टर नंबर 1, सिटीजनशिप। एक सोसाइटी किसको नागरिकता दे रही है, उससे पता चलता है कि उस सोसाइटी में डेमोक्रेसी या नेशनलिज्म किस बात को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इवन जो बाइडन, अभी जो करंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट करा और मेक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया और लैटिन अमेरिका से आने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर रोक लगाई। सिमिलरली, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से जितने भी इस्लामिक इमिग्रेंट्स यूएस में आ रहे थे, उनके ऊपर काफी एक टाइट ग्रिप बनाई गई। मतलब कि अमेरिका जो पहले एक लिबरल डेमोक्रेसी माना जाता था, उन्होंने अपने सिटीजनशिप का कानून मजबूत करा, कैड़ा करा, और अमेरिका में अब कौन नागरिक बनेगा और कौन नहीं बनेगा, उसके ऊपर उन्होंने काफी टाइट रेगुलेशन रखा। मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन का एक कॉमन एजेंडा था, अमेरिका फर्स्ट, कि हम अमेरिकन सोसाइटी, व्हाइट अमेरिकन के इंटरेस्ट में जो हम काम करेंगे, तो बाहर से आने वाले जो नॉन व्हाइट्स हैं, हम उनकी एंट्री के ऊपर एक प्रतिबंध लगाएंगे, एक रोक लगाएंगे। लाइकवाइज, अगर हम इंडिया में सिटीजनशिप कानून की बात करते हैं तो 2019 से हमारे सिटीजनशिप लॉज में हमारे को काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो बोलता है कि अगर आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में धर्म के नाम पर उत्पीड़न हुआ है और आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, तो आपको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी जाएगी अगर आप सिख, हिंदू, रिलीजन, जैन, क्रिश्चियन, पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय, रोहिंग्यास, तमिल ऑफ श्रीलंका और बुद्धिस्ट ऑफ तिब्बत को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ऐसे में इंडिया और यूएस में एक कॉमन ट्रेंड हमारे को देखने को मिलता है कि हम सिटीजनशिप के कानून को थोड़ा टाइट ग्रिप कर रहे हैं। ऑल्सो दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करता है कि हमारी नेशनलिस्ट वैल्यू आगे बढ़ रही है या हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू आगे बढ़ रही है, वो है हिस्ट्री। आप इतिहास में से कौन से पन्ने को मैग्नीफाई करके जनता को दिखाना चाहते हैं, वो काफी हद तक डिसाइड करता है कि हमारी आज की जो विचारधारा है वो किस प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर हम ये देखें कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ग्लोरीफाई करते हैं, तो मतलब हम महात्मा गांधी की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम इस्लामिक उत्पीड़न की बात करते हैं कि औरंगजेब और बाकी मुगल शहंशाह आए और उन्होंने यहां पे मंदिरों को तोड़वाया और धर्म के नाम पे जजिया लगाया, तो हम ये चीज दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से नॉन मुस्लिम समुदाय के ऊपर औरंगजेब और बाकी मुगल राजाओं द्वारा उत्पीड़न किया गया।
हिस्ट्री के कौन से पन्ने को उठा के हम जनता को दिखाते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि आज हम कौन से ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं। सिटीजनशिप और हिस्ट्री के माध्यम से हम बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारी आज की विचारधारा है, क्या वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है, या फिर वो सारी कम्युनिटीज के लिए है। फर्ज करिए कि अगर मेरी सिटीजनशिप सिर्फ एक समुदाय के लिए है, अगर मेरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए है, तो मतलब मैं एक पर्टिकुलर समुदाय को ही फॉलो करना चाहता हूं, एड्रेस करना चाहता हूं, और बाकी समुदाय से मेरे को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो आप समझिए कि डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म में यही डिफरेंस निकल के आता है। कैसे? कि अगर मेरी एक डेमोक्रेटिक विचारधारा है तो मैं जितने भी समुदाय हैं देश में उन सबको एड्रेस करूंगा, उन सबके अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करूंगा। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहा हूं तो मेरी सिटीजनशिप के लॉस और मेरे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। ऐसे में तीसरा फैक्टर निकल के आता है सॉवरन विल ऑफ द पीपल, कि आज की जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम समुदाय कुछ अलग चीज चाहता है, सिख समुदाय कोई अलग चीज चाहता है, हिंदू समुदाय कुछ अलग चीज चाहता है, जैन क्रिश्चियन पारसी कुछ अलग चाहते हैं, तमिल तेलुगु स्पीकिंग लोग कुछ अलग एस्पिरेशंस रखते हैं, हिंदी स्पीकिंग गुजराती स्पीकिंग लोग कुछ अलग एस्पिरेशंस रखते हैं। ऐसे में अगर मैं एक डेमोक्रेटिक लीडर हूं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबकी एस्पिरेशंस के ऊपर फोकस किया जाए। बट अगर मैं एक नेशनलिस्ट लीडर हूं कि मैं एक स्पेसिफिक शेयर्ड वैल्यू के नेशनलिज्म पे फोकस करना चाहता हूं, तो मैं शायद सिर्फ एक या दो ग्रुप्स की बातों के ऊपर ही फोकस करूंगा। फर्ज कीजिए कि हमने एक अपनी कम्युनिटी में डिसाइड करा कि हमारे को एक स्पेसिफिक बिल्डिंग बनानी है। अगर वो स्पेसिफिक बिल्डिंग हमारे को बनानी है तो हमने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि हाँ, इस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है कि एक बिल्डिंग बननी चाहिए। अब अगर मेरे को उस कम्युनिटी को खुश करना है तो मेरे को बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अगर मैं वो बिल्डिंग नहीं बना पाया तो जिस स्पेसिफिक कम्युनिटी को मैं टारगेट कर रहा था उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पाई। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन विल, जहां पे जिस ग्रुप को मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना मेरी प्राथमिकता बन जाता है, मेरी प्राइमरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ऐसे में अगर हम तीनों फैक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, हिस्ट्री, सिटीजनशिप एंड सॉवरन विल, इन तीनों बातों को कनेक्ट करके हमारे को समझ आता है कि जो पूरी चुनाव की कैंपेनिंग है, भले ही वो साउथ अफ्रीका में हो, इंडिया में हो या यूएस में हो, वो किस दिशा में जा रही है। तो यहां पे आप ये समझिए कि आज की तारीख में दुनिया में जितने भी चुनाव हो रहे हैं उधर डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बीच में एक कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। आप जितना ज्यादा एक स्पेसिफिक ग्रुप के नेशनलिज्म पे फोकस करेंगे उतना ही बाकी ग्रुप्स निग्लेक्ट होते रहेंगे और डेमोक्रेसी कमजोर पड़ती रहेगी। तो 2024 में जो चुनाव का ट्रेंड है वो डेमोक्रेटिक होगा या नेशनलिस्ट होगा, ये तो वक्त बताएगा। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अ रिस्पॉन्सिबल वोटर, हमारे को यह समझना है कि आने वाला जो दौर है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप की मेजॉरिटी को स्थापित करेगा या फिर सारे ग्रुप्स को साथ लेके लिबरल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेगा। 2024 इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये तय करेंगे कि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं वो साथ मिलकर रहते हैं या उनमें फॉल्ट लाइंस और ज्यादा इंक्रीज होती हैं। ये सिर्फ 2024 नहीं बल्कि आने वाले पूरे दशक की ग्लोबल हिस्ट्री को तय करेगा। ऐसे में आज की तारीख में हमारी डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस हैं, ये हम अपने मुख्य परीक्षा पेपर 2 में इस पूरे डिबेट से समझ के पेपर में लिख सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी आज किन चुनौतियों से जूझ रही है।